नमस्कार शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक एवं विद्यालय नेतृत्वकर्ता, हम इस चर्चा में आपका स्वागत करते हैं जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा योजना के घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शरद सिन्हा और मेरे साथ में हैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार और डॉक्टर चारू मलिक। आज हम समग्र शिक्षा के घटकों की चर्चा करेंगे जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा को सतत विकास के लक्ष्य 4.1 और 4.5 के अंतर्गत पूर्व विद्यालयी शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को पहुंचाना है। पढ़े भारत बड़े भारत समग्र योजना के प्रमुख घटकों में से एक है। डॉक्टर चारू इस बारे में हमारे साथ विस्तार से चर्चा करेंगी। जी धन्यवाद। पूर्व विद्यालयी कार्यक्रम को वर्तमान में चल रहे पढ़े भारत बड़े भारत के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता दी गई है। जहां भी संभव हो प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ियों की सह स्थापना की बात की गई है। विद्यालय पूर्व इकाइयों को मजबूत करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति विद्यालय 3 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जा रही है। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, विकास उपयुक्त पाठ्यक्रम और सीखने की गतिविधियां शामिल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निपुण भारत को प्राथमिक विद्यालय के प्रारंभिक ग्रेड में प्रारंभिक भाषा एवं साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की बुनियादी शिक्षा के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिससे विद्यालय के पूर्व विद्यालयी से प्रारंभिक ग्रेड यानी कि 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चे, इन सब की निरंतरता को मान्यता दी गई है। समग्र शिक्षा में खेलों को भी महत्व दिया गया है। इसके बारे में डॉक्टर पाटीदार बताएंगे। हाल ही में हमारे देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खेले इंडिया खिले इंडिया के तहत इस योजना में प्रत्येक सरकारी विद्यालय के लिए खेल अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह पहल विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाते हुए विद्यार्थियों के बीच दल भावना, सहयोग और आपसी सम्मान, सामाजिक व्यवहार जैसे सामाजिक कौशलों को बेहतर करती है। इंडोर और आउटडोर खेलों सहित खेल उपकरण प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कला, संगीत, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक प्रशिक्षकों के वेतन के लिए भी 10,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, स्थानीय खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रति बच्चा 500 रुपये प्रति वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। खेले भारत के अंतर्गत खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 2 विद्यार्थियों के पदक जीतने पर उस विद्यालय को 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त खेल अनुदान दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे मिश्रित विद्यालय अनुदान की, जिसमें हमारे साथ प्रोफेसर शरद सिन्हा मैडम हैं, वो चर्चा करेंगी। मिश्रित विद्यालय अनुदान सभी सरकारी विद्यालयों में बंद पड़े उपकरणों के रखरखाव के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे कि खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं में बिजली शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए उपभोग सामग्रियों को वहन करने के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। वार्षिक मिश्रित विद्यालय अनुदान की राशि 100 विद्यार्थियों तक नामांकन के स्कूल के लिए 25,000 रुपये, 250 विद्यार्थी तक के नामांकन के लिए 50,000 रुपये, 1,000 विद्यार्थियों तक के नामांकन के लिए 75,000 रुपये और 1,000 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन के लिए 1 लाख रुपये है। समग्र शिक्षा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर देती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 3,500 रुपये प्रति बच्चे का प्रावधान है। यह कक्षा 1 से 12 तक के लिए है। विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए 200 रुपये प्रति माह 10 महीने तक के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान की जाती है। ब्लॉक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वार्षिक पहचान शिविरों,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और विशेष प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों को प्रति शिविर 10,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। पढ़ाई छोड़ चुके 16 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए NIOS या SOS के माध्यम से अपने माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग बच्चों को प्रति कक्षा 2,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के बारे में डॉक्टर पाटीदार आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए अनुदान। इस योजना में कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने की इच्छुक 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के वंचित समूहों की लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की सहायता प्रदान की जाती है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित है, ताकि जहां भी संभव हो लड़कियों का प्राथमिक से माध्यमिक और 12वीं कक्षा तक सुचारू रूप से अध्ययन सुनिश्चित किया जा सके। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12वीं में अपग्रेड किया जाएगा। लड़कियों के सभी छात्रावासों में इंसिनरेटर और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का प्रावधान भी किया गया है। मानव संसाधन के वेतन एवं भत्तों सहित सभी खर्चों के लिए आवर्ती अनुदानों का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए 60 लाख रुपए प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 10 के लिए 80 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा कक्षा 6 से 12 के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कक्षा 9 से 12 के लिए केवल लड़कियों के छात्रावासों के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान भी किया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। इन विद्यालयों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समान ही वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं की आत्मरक्षा के प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में डॉक्टर चारू मलिक विस्तार से बताएंगे। समग्र शिक्षा के तहत बालिकाओं के नामांकन के आधार पर प्रति सरकारी विद्यालय में 3 महीने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसे अब रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कहते हैं, हेतु 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की छात्राओं के लिए है। इस प्रशिक्षण को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रहने वाली छात्राओं के लिए भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पुलिस विभाग, होमगार्ड, NCC या अन्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत तथा निर्भया फंड के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए धन प्राप्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के लिए भी विभिन्न पहल करी गई हैं। इसके बारे में आइए प्रोफेसर सिन्हा से सुनते हैं। विद्यालय में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी के कारण अध्यापकों को ही विद्यालय में पहले चरण के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जा रहा है। निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अध्यापकों को परामर्श, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, किशोर न्याय अधिनियम, विद्यालय सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश, हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप बॉक्स आदि पर उन्मुखीकरण दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा में छात्रों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। इसके बारे में प्रोफेसर शरद सिन्हा बताएंगी। इस उद्देश्य के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को प्रति अध्यापक 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में हेल्पलाइन, आपातकालीन नंबरों और संपर्क व्यक्तियों के नाम के साथ एक बोर्ड प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रति विद्यालय को 500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी राज्य के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए बाल अधिकारों और सुरक्षा के संरक्षण के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सांस्कृतिक पटल और पर्यावरण के क्षेत्र में भी समग्र शिक्षा में विभिन्न प्रावधान हैं, जिसके बारे में डॉक्टर पाटीदार आपसे चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहल, जिसे रंगोत्सव भी कहते हैं, इसका उद्देश्य कला और संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के वातावरण को सीखने के एक जीवंत और आनंददायक स्थान के रूप में बदलना है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसकी विविधता के साथ प्रदर्शित करना तथा उसका उत्सव मनाना और सभी बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त जानकारी प्रदान करना इस उत्सव का महत्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही पूरे सत्र के दौरान विद्यालय की दिनचर्या में कलाओं को समावेशित करने का नियमित अभ्यास विद्यालयों में सीखने के आनंददायक परिवेश को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत यूथ क्लब और इको क्लब के गठन का भी प्रावधान है। इसके बारे में डॉक्टर चारू मलिक विस्तार से बताएंगी। जी, विद्यालयों में यूथ क्लब जीवन कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने एवं तनाव, शर्म और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं का सामना करने का एक साधन है। विद्यालय में इको क्लब विद्यार्थियों को सार्थक पर्यावरणीय गतिविधियों और परियोजनाओं में सहभागिता करने के लिए सशक्त बनाएंगी। ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से विद्यार्थी पर्यावरणीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अपने माता पिता और आस पड़ोस के समुदाय को प्रभावित करने एवं जोड़ने के लिए पहुंच सकते हैं। सभी विद्यालय विद्यार्थियों के लिए यूथ क्लब का गठन करेंगे, जहां यूथ वाद विवाद, संगीत, कला, खेल, पढ़ना, शारीरिक गतिविधियों जैसे स्कूल के समय के बाद और छुट्टी के दौरान गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इको और यूथ क्लब के लिए प्रारंभिक स्तर पर 15,000 रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष का वित्तीय प्रावधान प्रदान किया जा रहा है, जबकि माध्यमिक स्तर पर प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। समग्र शिक्षा में निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकों के साथ परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के बारे में भी प्रावधान है। प्रोफेसर सिन्हा, आप बताएंगी इसके बारे में। निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकों के साथ परिवहन और अनुरक्षक सुविधा कम आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों जहां स्कूल उपलब्ध नहीं है, वहां से माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा का प्रावधान है। दूरी, इलाके और प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा के प्रकार के अनुसार वास्तविक लागत के आधार पर प्रति बच्चे प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रति वर्ष की औसत लागत का वित्तीय प्रावधान किया गया है। निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें। समग्र शिक्षा के तहत सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तथा सभी लड़कियों को और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 2 जोड़ी वर्दी दी जाती है। इसके लिए समग्र शिक्षा के तहत प्रति बच्चा प्रति वर्ष 600 रुपये आवंटित किए जाते हैं। मदरसा सहित सभी विद्यालयों के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के लिए 250 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष 400 रुपये प्रति बच्चा आवंटित किया जाता है। विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली राज्य की भाषा व अंग्रेजी भाषा में बच्चों को जोड़ने के लिए ब्रिज सामग्री के रूप में कक्षा 1 व 2 के लिए प्राइमर या पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के लिए 200 रुपये प्रति बच्चे के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत क्षमता निर्माण के लिए कई प्रावधान हैं। डॉक्टर पाटीदार इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। समग्र शिक्षा के तहत क्षमता निर्माण, संकुल संसाधन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और उन्हें गतिशील बनाने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। संकुल संसाधन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और उन्हें गतिशील बनाने हेतु सहायता प्रदान करना समग्र शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत संकुल संसाधन केंद्रों में नियमित रूप से दौरा करने
और बेहतर विद्यालय निष्पादन के लिए शैक्षणिक मुद्दों और कार्य नीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण संकुल संसाधन समन्वयक द्वारा आयोजित किया जाना आवश्यक है। सभी विद्यालयों के लिए एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की 4 त्रैमासिक बैठकें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथियों पर आयोजित की जाएगी। विशिष्ट योजना के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के सरकारी विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 3,000 रुपये तक का वित्तीय प्रावधान प्रदान किया गया है। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्रालय भारत सरकार ने एक एकीकृत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिसे निष्ठा कहते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय प्रमुखों और अध्यापकों की समग्र उन्नति हेतु पहल कहा जाता है। निष्ठा निपुण के अंतर्गत समग्र और भाषा समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल हाल ही में शुरू की गई, जिसे निष्ठा निपुण कहा जाता है। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और कक्षा 5 के बाद पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने के प्रतिफल प्राप्त कर सके। प्रति बच्चा 500 रुपये तक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रावधान, शिक्षक नियमावली और संसाधनों के लिए 150 रुपये प्रति शिक्षक, मूल्यांकन के लिए भी राशि प्रदान की जा रही है। कोविड-19 महामारी की अवधि में निष्ठा ऑनलाइन को राज्य संसाधन समूह के सदस्यों और शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रशिक्षण निष्ठा और दीक्षा पोर्टल से प्रदान किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों से आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं, जिसके लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल के बारे में डॉक्टर चारू बताएंगी। देश के सभी विद्यालयों के आंकड़े जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल के माध्यम से एकीकृत किए जा रहे हैं। UDICE प्लस एप्लीकेशन ऑनलाइन है और धीरे धीरे वास्तविक समय डेटा एकत्रित करने की ओर बढ़ रहा है। UDICE प्लस एप्लीकेशन डेटा संग्रह के अलावा विशेषताएं रखता है। पहला, एक डैशबोर्ड में डेटा एनालिटिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन के साथ डेटा का अध्ययन करने और विकास की निगरानी करने हेतु समय श्रृंखला डेटा शामिल किया गया है। प्रमुख निष्पादन संकेतकों में प्रगति पर नजर रखी जाती है। दूसरा, सिस्टम GIS मैपिंग से जुड़ा हुआ है और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जा सकते हैं। तीसरा, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप सहित तीसरे पक्ष के सत्यापन के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया गया है। निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI, यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा पर 70 संकेतकों में उनके निष्पादन पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। PGI में 70 संकेतक हैं जो 2 श्रेणियों प्रतिफल और शासन प्रक्रियाओं में विभाजित किए गए हैं। प्रतिफल श्रेणी को 4 आयामों में विभाजित किया गया है, जो हैं सीखने के प्रतिफल, पहुंच के प्रतिफल, मूल संरचना एवं सुविधाएं तथा न्याय संगत प्रतिफल। दूसरी श्रेणी शासन के बारे में है, एक प्रक्रिया जिसमें उपस्थिति, अध्यापक पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल हैं। PGI के तहत कुल 1000 अंक हैं। प्रत्येक संकेतक को या तो 20 या 10 अंक दिए गए हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा में शगुन पोर्टल नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। इसके बारे में डॉक्टर पाटीदार आप बताइए। शगुन पोर्टल का पूरा नाम शाला गुणवत्ता पोर्टल है। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस पोर्टल में 2 मॉड्यूल है। पहला है नवाचारों का डिजिटल भंडार और दूसरा है ऑनलाइन निगरानी। नवाचारों का डिजिटल भंडार अच्छे प्रयोगों एवं अभ्यासों की सकारात्मक कहानियों और विकास पर केंद्रित है, जो स्कूली शिक्षा के निष्पादन में सुधार ला रहे हैं उन पर केंद्रित है। इन नवीन प्रयोगों एवं अभ्यासों को प्रकरण अध्ययन अर्थात केस स्टडी, वीडियो, प्रशंसा पत्र और
चित्रों के माध्यम से प्रलेखित किया गया है। दूसरा मॉड्यूल है निगरानी। इसके अंतर्गत ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल में प्रमुख शैक्षिक संकेतों के प्रति राज्य स्तरीय निष्पादन और प्रगति को मापा जाता है, जो विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को वास्तविक समय का आकलन करने में सक्षमता प्रदान करता है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। यह पुरस्कार 1958 में स्थापित किए गए थे। इस योजना को 2018 में संशोधित किया गया। इन पुरस्कारों की संख्या को युक्तिसंगत बनाकर 45 कर दिया गया, जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो गई है। नई योजना की विशेषताएं हैं: अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अध्यापकों से ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें सभी नियमित अध्यापक पात्र हैं तथा न्यूनतम सेवा के जो वर्षों की आवश्यकता नहीं है। अंतिम चयन में किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या संगठन का कोई हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी द्वारा अंतिम चयन किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की। इसके बारे में प्रोफेसर शरद सिन्हा मैडम जानकारी देंगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों में स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों में पानी, साफ सफाई एवं स्वच्छता में अच्छे प्रयासों में उत्कृष्टता को पहचानने, प्रेरित करने और उत्सव मनाने की एक पहल है। विद्यालयों द्वारा स्वेच्छा से ऑनलाइन या मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन किया जा सकता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों के लिए भी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा में नई पहलें भी शामिल की गई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और बाल्यावस्था सुरक्षा एवं देखभाल शिक्षा के लिए शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति या विशिष्टता को दर्शाया जाता है। इसे समग्र प्रगति कार्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। परख, जिसमें निष्पादन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण होता है, की गतिविधियों के लिए सहयोग किया जाएगा। योग्य अंशकालिक परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक स्तर पर 25,000 रुपये प्रति माह तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इन योजनाओं में भाषा शिक्षक की नियुक्ति का एक नया घटक जोड़ा गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के घटक और द्विभाषी पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री को भी जोड़ा गया है। सरकारी विद्यालयों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को भी व्यावसायिक शिक्षा के तहत सहयोग तथा नामांकन और मांग से जुड़ी कार्य की भूमिकाओं के लिए अनुदान दिया जाता है। आसपास के अन्य विद्यालयों के लिए केंद्र के रूप में कार्यरत विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए कक्षा सह कार्यशाला का प्रावधान है। एक परिधि में कार्यरत विद्यालयों के लिए परिवहन और मूल्यांकन लागत का भी प्रावधान है। एक ट्रांजिशन योजना और राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के आधार पर आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए 6वें वर्ष भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 700 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को आईसीटी लैब की अतिरिक्त इकाइयां दी जा रही हैं। वित्तीय व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को फंड तथा केंद्रीय हिस्सा जारी करने का प्रस्ताव है और मैचिंग स्टेट शेयर सोसाइटी को
अलग से जारी किया जाएगा। आपके साथ साझा की गई जानकारी के साथ हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के लिए उपलब्ध धन की संभावनाओं का पता लगाएंगे और समग्र शिक्षा योजना के दृष्टिकोण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साकार करने में योगदान देंगे। नमस्कार।